स्टॉक मार्केट जो है वो तेज़ी दिखाती है और ये एक मुस्बत एकदम कह सकते हैं, लेकिन महंगाई में भी 0.73% इजाफा होता है। तो आपके ख्याल में जो चैलेंजेस हैं वो अभी तक उसी तरह बरकरार रहेंगे जैसे चंद महीनों पहले थे? शायद साहब आपने बहुत अच्छा जायजा इंट्रोडक्शन में रखा सामने। तो देखिए कि स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ रही है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, राइट। एक तो ये है कि हमारे जो पीआईबीज हैं गवर्नमेंट के, उनका जो रेट है वो कम हो रहा है सेकेंडरी मार्केट में। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो महीने हैं, जो एज वी एंड द फिस्कल ईयर 24, तो जो पॉलिसी रेट है वो कम होने की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हो। आपने ये भी देखा है कि अपटेक एक रेमिटेंसेस में है। इस माह की रेमिटेंसेस $2.5 अरब आए। मुझे सितंबर की रेमिटेंसेस में भी एक अपटेक दिखाई दिया था, बट अक्टूबर में मुझे उम्मीद थी कि ये ज्यादा अपटेक होगा, बिकॉज जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट है वो बहुत कम रह गया था फर्क उस रेट में, और इसलिए जो रेमिटेंसेस हैं वो वापस आए। तीसरी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज जो है, बावजूद इसके कि आपने सही फरमाया, हमने एक इंड्यूस्ड स्लो डाउन इन ग्रोथ रखा हुआ है। अगर आप 22% का पॉलिसी रेट या टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और एक टाइट फिस्कल पॉलिसी, और इस पर मैं भी आता हूं कि इससे मेरा क्या मतलब है। टाइट मॉनेटरी तो आपको पता है कि 22% का रेट है, सो एक दुनिया भर में भी कसाद बाजारी का माहौल है, सो हम इंड्यूस्ड स्लो डाउन कर रहे हैं। बावजूद इसके फर्टिलाइजर कंपनीज, बैंक्स, पेट्रोलियम कंपनीज, इनके हिस्से बहुत चीप हो गए थे कंपेयर टू द काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दे वर शोइंग। हमारा जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अभी भी 4 के करीब है, नीचे 3 पे चला गया था जब मार्केट नीचे थी। ये हमारा एवरेज 8 करता है। सो इस वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट को तकवीयत मिली और लोगों ने सस्ती चीज खरीदी। फिर थोड़ी सी एग्रीकल्चर में एक रमक सी दिखाई दे रही है। कॉटन माशाल्लाह अच्छी आ रही है, वीट माशाल्लाह अच्छी आ रही है, राइस क्रॉप माशाल्लाह अच्छी आ रही है। सो ये एक साइंस है। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा अपटिक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, एक नेगेटिव जा रही थी जुलाई में, थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा ज्यादा अपटिक आया है। सो दैट्स आल्सो पॉजिटिव। ये तो है इस वक्त ओवरऑल तनाजुर। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, आई स्टिल थिंक इट्स वेरी मच ऑन द हायर साइड। आपने अच्छा किया कि आपने बड़े एक रीसेंट एसपीआई का जिक्र किया। 16 सितंबर तक ये नेगेटिव वीक ऑन वीक चल रहा था और उसके बाद भी नेगेटिव चलता रहा। 16 ये सितंबर में एक हायर हुआ था, अब 0.7 वीक ऑन वीक बढ़ा है और वही आई थिंक 29 पॉइंट समथिंग ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसके अलावा सीपीआई 27 पे भी लोगों के लिए तो हाई है, बट ये उम्मीद रखें कि कीमतों के बढ़ने की शरह, आई थिंक एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का पास थ्रू हो गया। दुनिया भर में कीमत जो है ऊपर गई थी, नीचे आ गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। बावजूद इसके शायद साहब के एक कॉन्फ्लिक्ट है और ख्याल ये था कि ये अगर कहीं स्प्रेड ना कर जाए, बट मार्केट्स इंटरनेशनली ग्लोबली ट्रीट कर रही हैं इसको कि ये नहीं स्प्रेड करेगा। जो इस वक्त 0.7% वीक ऑन वीक बढ़ा है, इसमें अगर मैं गौर से जायजा लूंगा तो प्रॉब्लम आ रही है पेरिशेबल आइटम्स पे। पेरिशेबल आइटम्स की कीमतें जो है वो बहुत बड़ी हैं। इसमें टमाटर भी है, आई थिंक प्याज भी है, आलू भी है। लेट्स होप कि नई फसल के आने से ये भी संभल जाए। सो आई थिंक द पीक ऑफ राइज इन प्राइसेस इज ओवर, बट अभी भी बहुत बढ़ा हुआ है। आने वाले दिनों में आपको कम इसलिए भी दिखाई देगा कि एक बेस इफेक्ट लास्ट ईयर का भी किक इन कर जाएगा। अब आप खान साहब एक चीज आप ऐड करना चाह रहे थे, आप ऐड कर लें तो मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने ये भी बहुत सही बात की है। आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है। आईएमएफ का पहला रिव्यू कंप्लीट कराना लाजिम व मलजूम है और हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे डिटेल में। इससे आगे आईएमएफ पे बात करूंगा। आपने जो 0.7% की बात की महंगाई की, मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा था और पिछले कई महीनों से जब से आपसे मईशत पे बात होती है तो आप कई महीनों से मुसलसल ये बात करते आ रहे थे कि जो महंगाई है वो कुछ अरसे तक रहेगी और हमें इसको बर्दाश्त करना होगा। लाजमी सी बात है, जो चीज़ें हम आईएमएफ के साथ कमिट कर चुके हैं, माजी में की, वो पूरी नहीं की, उसके नताइज हमें भुगतने होंगे। लेकिन आपका ये भी अंदाजा था कि 2024 तक, 2024 तक, 23 तो इस वक्त चल रहा है, 24 के भी मिड या लास्ट के करीब हम जाके कुछ चीज़ों को बेहतर करने की सूरत हाल में आएंगे। वो भी उस सूरत में कि जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं या जो हमने अपना फिस्कल डिसिप्लिन बनाया हुआ है उसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आपके ख्याल में अब भी आम आदमी को जो रिलीफ, जैसे अभी आपने एक बेहतर बात की कि जो तवानाई की साइड पे जो महंगाई का मामला था, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे हो या एनर्जी प्राइसेस पे हो, वो किसी हद तक अब
मामला काबू आ गया, लेकिन अब बुनियादी ज़रूरत की अशिया लाजमी सी बात है एक आम आदमी के लिए मसला है। आपके ख्याल में टेंटेटिवली मजीद कितने महीने रह सकते हैं अगर हम अपने फिस्कल जिसे कहते हैं डिसिप्लिन में रहते हुए आगे चलते हैं, तो आम आदमी को रिलीफ मिलने में कितने महीने लगेंगे खाकान साहब? देखिए, आई थिंक एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि उम्मीद करता हूं मैं कि थोड़ी सी इकोनॉमी जो है वो पिकअप करना शुरू हो जाएगी यहां से, जैसे कि मैक्रो स्टेबलाइजेशन, ये कीमतों का बढ़ना, हमारी जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी वापसी आ जाएगी। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट के मौके दोबारा आएंगे। याद रखिए कि ये भी बहुत तकलीफ है। इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा कि अब गैस रह गई थी, उसका इफेक्ट नवंबर में आना है। आई थिंक 0.7-0.8% ईयर ऑन ईयर उसका इफेक्ट आएगा। जो सीपीआई है उसमें गैस की जो कीमतें तब्दील की हमें 1 जुलाई को कर देनी चाहिए थी, जब ओगरा ने की थी। वी वुड हैव बीन डन बाय नाउ, बट एनीवे ये अभी भी 3-4 महीने ऐसे ही हैं। बट मुझे थोड़ा सा जो कंफर्ट, जो मैं कहता था मिड 2024 तक दुनिया में भी कीमतें नीचे आ जाएंगी, वो थोड़ा सा अर्लियर इसलिए आ गई हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ब्रेंट है वो 90-95 से इस वक्त $80-81 पे आ गया है। अगर हमारा रुपया कंफर्टेबल रहा तो ऑयल की प्राइसेस पाकिस्तान में शायद अब जिस सतह पर हैं या इसके इर्द गिर्द या नीचे ही ट्रेड करेंगी, तो दैट विल गिव कंफर्ट टू इन्फ्लेशन। अगर हमारी ये क्रॉप्स थोड़ी सेटल कर जाती हैं तो फिर दैट विल गिव कंफर्ट टू इन्फ्लेशन। नंबर 3, अगर हमारा IMF का रिव्यू हो जाता है और डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, कौन से डॉलर? कमर्शियल फंडिंग है, बायलैटरल फंडिंग है, हमारी जनीवा की फंडिंग है, हमारी ये जो इस वक्त IMF के साथ $710 मिलियन हैं, ये सारे अगर पैसे आएंगे तो आप अपनी इंपोर्ट का जो क्लॉगिंग है उसको अनक्लॉग करेंगे। मैं कल ही सुन रहा था कि फार्मास्यूटिकल में किसी चीज की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो होता है कीमतें बढ़ जाती। ये अनक्लॉग तब होगा जब ये कंफर्ट होगा कि हमारे रिजर्व्स वापस खाकान साहब, एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। माजी में हमने ये देखा, बहुत सी चीजों के हवाले से हम बात करते थे। रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसने भी हमें इफेक्ट किया, खासकर बुनियादी जरूरत की जो चीजें थी। गंदम का एक टाइम पे मामला था, उस वक्त भी हमें इफेक्ट कर गया। इस वक्त एक और कॉन्फ्लिक्ट भी दुनिया में नजर आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट लाजमी सी बात है फ़लस्तीन की सूरत में, गाजा की सूरत में। आज उस पर एक बहुत गैर मामूली इजलास भी हो रहा है। आपके ख्याल में आलमी तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है या जो आलमी तौर पर चीज़ें हो रही हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रोलॉन्ग होना भी हमारी इकॉनमी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, जिस तरह हम दुनिया को आज देख रहे हैं, पहले इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले चले जाएं तो एक इन्फ्लेशन बहुत बड़ी हुई थी। मतलब अनप्रेसिडेंटरी मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है। ये मैं कह रहा हूं, फिर रिपीट करता हूं, अनप्रेसिडेंटेड मॉनेटरी टाइटनिंग दुनिया में हुई है। 0% था इस वक्त पॉलिसी रेट अमेरिका में, फेड का फंड रेट जिसको हम कहते हैं, वो 5.25 पे चला गया। दैट्स अ बिग जंप, राइट? उससे एक दुनिया भर जो है उसमें कसाद बाजारी और ग्रोथ को स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है। इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही हर्ट हो रही थी। अब आप आ जाइए कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ऑब्वियसली देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स। बट मैं फिर कहता हूं कि अल्लाह करे कि OIC का अच्छा रेजोल्यूशन आए, अल्लाह करे कि थोड़ी सी सैंक्टिटी और लोगों को ये समझ आए कि ये गलत अगर चले गए हैं